नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भारत की 7 टीमें इस वक्त 33 देशों में मिशन पर हैं। आज एबीपी न्यूज भी इस मिशन में मदद करने जा रहा है। आज हमने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र पर एक ऐसा वीडियो डॉजियर तैयार किया है जिसे प्ले करते ही दुनिया में किसी को भी भारत से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पाकिस्तान को आतंकिस्तान क्यों कहते हैं। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और अब जनहित में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए विस्तार से खबरें दिखाने जा रहे हैं। आज जनहित में सबसे पहले बात उस मुल्क की जिसकी डीएनए में ही झूठ, पाखंड और आतंकवाद है। मुझे पता है आप अच्छे से समझ चुके हैं कि मैं पाकिस्तान की ही बात कर रही हूं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसकी सेना की कमान इन दिनों जिहादी जनरल आसिम मुनीर के पास है, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी मात के बाद हाल ही में फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया है। वो मुल्क जिसकी रगों में आतंक बहता है, वहां का सबसे बड़ा आतंकी थिंक टैंक हाफिज सईद है, जहां एक कठपुतली सरकार है जिसके मुखिया शहबाज शरीफ हैं। इस तरह से पाकिस्तान की सेना, आतंकी और सरकार मिलकर सही मायने में इस दुष्ट देश को आतंकिस्तान बनाते हैं। इस आतंकी मुल्क का यही संक्षिप्त परिचय है। पाकिस्तान हमारे पहलगाम में धर्म के नाम पर नरसंहार के बाद इस आतंकी वारदात से पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन हमारी सेना ने पहले ऑपरेशन सिंदूर में इस मुल्क के 9 आतंकी ठिकानों और 13 फौजी अड्डों को कब्र में बदल दिया और अब हमारे 59 दूत दुनिया के 33 देशों में आतंकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। यकीनन इस मिशन के बाद पाकिस्तान मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचने वाला, लेकिन इन सब के बीच आज एबीपी न्यूज ने जनहित और देशहित में एक ऐसा वीडियो डॉजियर तैयार किया है जो पाकिस्तान में सेना, सरकार और आतंकियों के कॉकटेल को पूरी तरह से बेनकाब करने वाला है, जिसे आज के बाद दुनिया के किसी भी मंच पर पेश किया जाए तो आतंकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए एक भी शब्द खर्च करने की, बोलने की नौबत नहीं आएगी। मैंने ऊपर आतंकिस्तान के 3 चेहरों का एक चेहरा दिखाया था, अब उसका विस्तार भी देख लीजिए, जो पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का सबसे नया सबूत है। यह पाकिस्तान के दहशतगर्दी डीएनए का वो डॉजियर है जिसे इनकार करना मुनीर, सईद और शरीफ की तकड़े के लिए भी नामुमकिन है। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के कसूर में बीती रात एक आतंकी जलसा हुआ। इसमें मंच पर कौन कौन था, गौर से ये तस्वीरें देखिए। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड खूंखार आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, लश्कर तैयबा सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, लश्कर का सह संस्थापक आतंकी अमीर हमजा, और अगले 2 नाम देखकर तो इस्लामाबाद वालों की भी हालत पतली हो जाएगी। उनके सारे के सारे ढोंग धरे के धरे रह जाएंगे। वो इस आतंकी जलसे की तस्वीर लीक होने पर यकीनन अपना माथा पीट लेंगे। तो आतंकवादियों के इस मंच पर थे शहबाज सरकार में खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान और पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के विधानसभा के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान। अब मैं आपको पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को बेपर्दा करने वाले किरदारों को एक एक करके दिखाने जा रही हूं। गौर से देखिए, कसूर के आतंकी जमावड़े में जब पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी की एंट्री हुई तो उसका वेलकम किस तरह से किया गया। सारे के सारे आतंकी मंत्री, संतरी और पाकिस्तान पंजाब के स्पीकर कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। शहबाज सरकार के मंत्री मलिक रशीद अहमद खान ने आतंकी सैफुल्लाह को गले लगाया। पाकिस्तानी पंजाब के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान भी इस खूंखार आतंकी से गले मिलने को बेकरार दिखे। भारत, हिंदू धर्म और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरती नारों के बीच सैफुल्लाह का जोरदार खैर मकदम हुआ। मंच पर पाकिस्तानी नेता और आतंकी बैठे थे। सामने पाकिस्तानी आवाम थी, लेकिन ये आतंकी और नेता अपनी ही आवाम से किस कदर डरे हुए हैं, अब उसका सबूत भी देखिए। जिस मंच पर यह भीड़ बैठी थी उसे चारों ओर से कांटेदार तारों से घेरा गया था। अब ऐसा क्यों किया गया, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। क्या जिस तरह से पाकिस्तान में आए दिन आतंकी मारे जा रहे हैं, ये कांटेदार तार उसी खौफ का सबूत है। जो भी हो,
अब मैं आपको आतंकी सैफुल्लाह की तकरीर के कुछ हिस्से सुना देती हूं, जिसमें उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों की मैयत पर आंसू बहाए, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कभी न पूरे होने वाले ख्वाब का भी इजहार किया। वो दिन गालिबन 7 मई का दिन था, जब मेरे बहुत ही प्यारे सगे भाइयों जैसे मुदस्सर शहीद की मैयत इलाहाबाद आ रही थी। मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। अल्लाह जानता है, सारा दिन मेरा दिल भी और मेरी आंखें भी आंसू भी बहाती रही। दुश्मन ने कसूर का और कसूरी का इतना नाम लिया है कि आज सारी दुनिया में कसूर कसूर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा दिल भी चाह रहा था, यहां तो हम सूबाई इलेक्शन पे खड़े हैं, पीपी 180 के इलेक्शन पे। अगर कसूर वाले इजाजत हो तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना लड़ लो। इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन लड़ने के और अंदाज हैं। हम जब लड़ेंगे ना तो नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह उसको जुदा कर देंगे। अपनी औकात से ज्यादा जब बोलते हैं आतंकवादी तो इसी तरह की तकरीरें उसके मुंह से निकलती हैं। आप सुन रहे थे, एक आतंकवादी को ख्वाब देख रहा है भारत में इलेक्शन लड़ने का, उसकी हैसियत, उसकी औकात क्या है। लेकिन इस आतंकी ख्वाब पर हंसी आती है। अब जरा सैफुल्लाह कसूरी की आतंकी कुंडली भी आपको दिखा देते हैं। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी सैफुल्लाह कसूरी को सैफुल्लाह खालिद, अली, हबीबुल्लाह और नौमान समेत कई नामों से जाना जाता है। उसे आतंकी सरगना हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। लश्कर तैयबा का एक प्रमुख कमांडर और डिप्टी चीफ है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। कई बार उसे पाकिस्तानी सेना के साथ देखा गया है। सैफुल्लाह 20 से 25 साल पहले लश्कर में भर्ती हुआ था। मुरीदके के लश्कर हेडक्वार्टर में उसने आतंकी बनने की ट्रेनिंग ली, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिट्टी में मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर के कई आतंकी हमलों में वो वांटेड है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये आतंकी कैसे डरा सहमा महसूस कर रहा है, हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा से सुनिए। पहलगाम के आतंकी हमले में अपने खिलाफ सारे सबूत सामने आने के बाद सैफुल्लाह कसूरी ने वीडियो बयान जारी करके दावा किया था कि उसका पहलगाम के हमले से कोई लेना देना नहीं। कसूर की रैली में भी उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सैफुल्लाह कसूरी ने जो पहलगाम के आतंकी हमले को जिस तरह से साजिश रची है, उससे पल्ला झाड़ना उसके लिए ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। पहलगाम पर हमले के बाद यह भी खबर लगातार आ रही थी कि सैफुल्लाह कसूरी को आईएसआई और सेना ने एक सेफ हाउस में छुपा दिया है। अब कसूर की रैली के बाद एक चीज तो साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान में सेना, सरकार और आतंकी ये सभी लगातार इनके मंसूबे एक जैसे हैं और इनकी खाल जरूर अलग है, लेकिन इनका काम आतंक को बढ़ावा देना ही है। कहावत है, जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। ये कहावत आतंकी हाफिज सईद पर 100% फिट बैठता है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में जब भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तानी सेना ने बंकर में छिपा लिया था। भारत की इस मार से आतंकी हाफिज सईद अब भी खौफ में है, लेकिन उसका बेटा यानी छोटा चूहा तलहा सईद बिल से बाहर आया है। कसूर में आतंकियों के जमघट में आतंकी तलहा सईद ने भी हाजिरी लगाई। इस मोस्ट वांटेड आतंकी की एक ओर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी बैठा था तो दूसरी तरफ शहबाज सरकार के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान। दुनिया को तलहा सईद की ये तस्वीरें आंख खोलकर देखनी चाहिए। यही वो दहशतगर्द है जिसे 3 साल पहले चीन ने बचाया था। तलहा को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की भारत और अमेरिका की मुहिम पर वीटो लगाया था। जिहाद की तकरीरें कर आतंक की खेती इसका पुराना काम है, जिसे ये धार देकर दुनिया की सत्ता पर काबिज होने के सपने संजो रहा है।
मेरे मोहतरम भाइयों, आज का आने वाला 28 मई ये दुनिया में मरसूस के साथ आया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के ये अल्फाज बोले हुए, अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अल्लाह की रहमत, नुसरत, गलबे उन लोगों के साथ है युकातिलून फी सबीलिही, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद और किताल करते हैं। ये अल्फाज मैं आपको अपने नहीं सुना रहा, किसी मुफक्किर का फिक्र नहीं सुना रहा, किसी फलसफी का फलसफा नहीं बता रहा, ये वो रब्बुल इज्जत का कलाम सुना रहा हूं कि मुल्कों के बदलने से जो कलाम बदलता नहीं है, वो पूरी दुनिया के सातों बर्रे आज़मों में अल्लाह का नाज़िल करदा कलाम एक जैसा है। तलहा सईद अपने अब्बू हाफिज सईद की तरह $10 मिलियन का इनामी आतंकी भले ही ना हो, लेकिन जहरीली तकरीरों में वो अपने अब्बू को कड़ी चुनौती दे रहा है। आतंकी हाफिज सईद भारत की रडार पर है। किसी भी वक्त हाफिज के जनाजे को कंधा देते हुए शहबाज और मुनीर की तस्वीर आपके सामने आ सकती है। टेरर स्टेट पॉलिसी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी हुकूमत आतंकी तलहा की ताजपोशी में जुटी हुई है। आतंकी तलहा भी भारत के खिलाफ खुद को अपने अब्बू से बेहतर बताने की प्रेजेंटेशन दे रहा है। याद रख मोदी, तू जंग में पैंतरा बदल कर जो नए अंदाज से पाकिस्तान के अंदर नुकसान पहुंचाना चाहता है, याद रख जैसे 10 मई को तुझे शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के अंदर भी जो तू नुकसान पहुंचाने की साजिशें कर रहा है, अल्लाह की कसम यहाँ पे भी तुझे इसी अंदाज से शिकस्त फाश का सामना करना पड़ेगा। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी तलहा सईद के सिर से पिता का साया उठने से वो बाल बाल बचा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई की आशंका पहले से थी। ऐसे में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने हाफिज सईद समेत कई आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकानों में छिपा दिया था। अब बदले में तलहा सईद पाकिस्तानी सरकार की खिदमत में जुटा हुआ है। कसूर के रहने वालों, ये बात आपको बताना चाहता हूं, दुश्मन ये साजिशें करता है, ये कोशिशें करता है, लेकिन याद रखिए बुनियाद मरसूस ये नाम रखकर ये पैगाम दिया गया कि ये सारी सियासी जमातें, ये सारी शनाख्तें बातें, हम सबसे पहले मुसलमान और सच्चे पाकिस्तानी हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर होने की हैसियत से वाज़े तौर पर यह कहता हूं कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब की तकरीर के एक एक लफ्ज से हम मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं, उसकी ताईद करते हैं और वादे तौर पर इस मौके पर कहते हैं मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान की दीगर सारी सियासी जमातें, ये सब हमारे माथे का झूमर है। आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी को अपने माथे का झूमर बताकर आतंक और सियासत की गठजोड़ की पूरी कलाई खोल दी और पूरी तरह से रहस्योद्घाटन कर दिया कि किस तरह से पाकिस्तान में सरकार और आतंक ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अब पाकिस्तानी सेना और सरकार के शह में पल रहे अगले आतंकी किरदार आमिर हमजा को देखिए, जो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 आतंकवादियों के खात्मे के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। वो मुगालते में जी रहा है। जिस कसूर इलाके में उसने तकरीर की है, वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर लाहौर में हमारी सेना ने पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी पंजाब, सिंध और POK के कुल 13 सैन्य ठिकानों को ICU में पहुंचा दिया गया। उसके चाइनीज JF-17, फ्रेंच मिराज और अमेरिकी F-16 को भी कबाड़ बना दिया गया।
इससे पहले आतंकी ठिकानों को खंडहर बना दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी बेशर्मी की इंतहा देखिए कि आतंकी आमिर हमजा शहबाज सरकार के मंत्री की मौजूदगी में पाकिस्तानी सेना से मिली स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। हमने गिराए मकबूजा कश्मीर में, 2 हमने गिराए मशरकी पंजाब में, 1 हमने गिराया जम्मू में। इसका मतलब ये है कश्मीर में भी गिरे, मशरकी पंजाब में भी गिरे, जम्मू में भी गिरे, तो इंशाअल्लाह सबूत होगा। तुम्हारे राफेल का सबूत हुए, अब जनाबे मौला इन 3 इलाकों का सबूत होगा। ढाका के सबूत का हमें ताना देने वालों इंशाअल्लाह 3 सबूत होंगे। कश्मीर बनेगा, बोलो कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान जम्मू बनेगा, पाकिस्तान हमारे सिख दोस्तों का मशरकी पंजाब बनेगा, बोलो खालिस्तान। इस बयान को सुनने के बाद अब भ्रम की रत्ती भर भी गुंजाइश बाकी नहीं रही कि पाकिस्तान में सेना, सरकार और आतंकी अलग अलग हैं। असल में ये तीनों पाकिस्तान की आतंकी मीनार के वो खंभे हैं जिनके नीचे की जमीन पूरी तरह से दरक चुकी है। असल में लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की वर्दी वाली सेना में कोई फर्क नहीं है, तभी वो वहां के नेता भी दोनों की चाकरी कर अपनी कुर्सी को बचाते हैं। और अगर ऐसा ना होता तो ये तस्वीर भी सामने नहीं आती। पाकिस्तान के आतंकिस्तान होने का इससे बड़ा सबूत क्या होगा जब वहां के मंत्री और एक राज्य के स्पीकर ग्लोबल टेररिस्ट संघ मंच को साझा करने में लगे हुए हैं। आमिर हमजा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 17 संस्थापकों में से एक है। इसे अफगान मुजाहिदीन के नाम से भी जाना जाता है। यह 2005 में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान पर आतंकी हमले की साजिश में शामिल था, जो कश्मीर के बाहर लश्कर-ए-तैयबा का पहला बड़ा हमला था। अमेरिका के ग्लोबल आतंकवादियों की सूची में भी इसका नाम है। ये लश्कर की जहरीली विचारधारा का स्क्रिप्ट राइटर माना जाता है। हमजा कट्टरपंथी भाषणों और लेखन के लिए बदनाम है। हमजा ने धन जुटाने, आतंकवादियों की भर्ती और गिरफ्तार आतंकियों की रिहाई में अहम भूमिका निभाई है। 2018 में जब लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी संस्थाओं पर पाबंदियां लगी तो इसने जैश-ए-मनकाफा नाम से एक अलग आतंकी जमात बना ली। अभी हाल ही में आतंकी पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज क्यों बना था, इसे हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा बता रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि लश्कर का आतंकी आमिर हमजा रहस्यमयी हालात में लाहौर के अस्पताल में भर्ती हुआ। उस वक्त ये दावा किया गया था कि आमिर हमजा को घर में रहस्यमयी ढंग से चोट लगी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि ये कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, लेकिन ये बात तो साफ है कि आमिर हमजा की जान पाकिस्तान की सेना के रहमो करम से ही बची थी। अब ऐसे में कसूर की रैली में भी आमिर हमजा न सिर्फ पहुंचता है, बल्कि पाकिस्तान की सरकार और आसिम मुनीर का वही एहसान चुकता करने के लिए वहां पर लगातार उनके समर्थन में भाषण देता है और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ता है। एक तरफ पाकिस्तानी हुकूमत आतंकवादियों के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रही है। जनहित में हफ्ते भर पहले हमने ये बता दिया था आपको कि अब इसका कबूलनामा आतंकवादियों की तरफ से हुआ है। कहते थे हमें मजनू और दीवाना भी कहते थे, लेकिन आज जो आवाज प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद की जुबान से निकली थी, वही आवाज आज ISPR की जुबान के अंदर भी है, वही आवाज सारे पाकिस्तान की आवाम की जुबान पर भी है। आतंकी राणा अशफाक ने जो बात कही है, अब उसे समझने के लिए आतंकवादी हाफिज सईद और पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का बयान एक साथ सुनें। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। दोनों को आपने सुन लिया। जो लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी आतंकवादियों की भाषा बोल रहा था, वो खुद आतंकी परिवार से ताल्लुक रखता है। अहमद शरीफ चौधरी का पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद खुद एक आतंकवादी रह चुका है। अलकायदा की चीफ लादेन का ये बेहद करीबी रहा था। इसी बशीरुद्दीन का बेटा इन दिनों पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता बना हुआ है।
ये पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क में ही संभव है, जहां आतंकी का बेटा सेना के बड़े ओहदे पर हो और आतंकवादियों की भेजी गई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। पाकिस्तान के इजहार जिहाद का अगला किरदार उसके आतंकी चरित्र का जीवंत दस्तावेज है। कसूर में यौमे तकबीर यानी पाकिस्तान की एटमी ताकत बनने की बरसी पर आतंकी हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के इस जलसे में शहबाज शरीफ सरकार की सारी पोल खोल दी। इस तस्वीर को ध्यान से देखें। इसमें एक ही फ्रेम में शहबाज सरकार के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान और उनके बगल में आतंकवादी हाफिज सईद का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द बेटा तलहा सईद, पहलगाम का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी बैठा हुआ था। अब अगला वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। इसमें पाकिस्तान के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान के बगल में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी आमिर हमजा बैठा है। यह सबूत पाकिस्तान का कबूलनामा है कि वो 100% आतंकिस्तान है। उसके डीएनए में आतंकवाद है। वो पहलगाम ही नहीं, भारत के हर आतंकी वारदात का गुनहगार है। लेकिन बेशर्मी और बेहयाई ऐसी कि पाकिस्तान भी खुद को आतंकवाद से पीड़ित होने का पाखंड करता है। लेकिन उसका पाखंड आज हम खंड खंड कर चुके हैं। पाकिस्तानी पंजाब के कसूर में इस आतंकी मंच पर बोलने के लिए शहबाज सरकार के मंत्री मलिक रशीद अहमद खान को भी बुलाया गया। तभी हाफिज सईद का आतंकी बेटा वहां तशरीफ लाया, जिसकी शान में शहबाज के मंत्री खामोश हो गए और मंच पर हाफिज का वो वीडियो ऑडियो चलाया गया जिसमें उसने सिंधु नदी का पानी रोकने पर भारत की सांस रोकने की गीदड़ भभकी दी थी। मोहतरम भाइयों, अभी स्टेज के ऊपर कायद इब्ने कायद तशरीफ लाने वाले हैं। उठ के इस्तेमाल कीजिए, खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए। तशरीफ लाते हैं प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद तलहा सईद साहब। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तो सुना आपने, पाकिस्तान में एक मंत्री से ज्यादा इज्जत आतंकवादी की है। सच भी है, सेना और आतंकवादियों के रहमो करम पर ही तो शहबाज शरीफ की सत्ता टिकी हुई है। तभी सरकार का एक मंत्री पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को आतंकी हाफिज और सैफुल्लाह का अक्स करार दे रहा है। प्रोफेसर सैफुल्लाह से एक अमीर मोहतरम डॉक्टर सईद साहब से, यहाँ तो पूरी कौम जो है 24 करोड़ अवाम जो है वो प्रोफेसर सैफुल्लाह और हाफिज मोहम्मद सईद साहब का रूप धार चुके हैं। इंशाल्लाह तुम पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नारा तकबीर, हाफिज सईद तेरे जानिसार, सैफुल्लाह कसूरी तेरे जानिसार, बाबर रशीद तेरे जानिसार। आतंकवादी जो मानवता के दुश्मन हैं, जो गुनहगार हैं मासूमों के कत्ल-ए-आम के, उनके पक्ष में आप सुन रहे थे किस तरह का नारा लगाया जा रहा है। पाकिस्तान में नेता ही आतंकी हैं और आतंकवादी ही नेता हैं। यकीन ना हो तो अब ये लिंक देखिए। पाकिस्तान के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने बैठे हैं। यहीं पर मंत्री PMLN प्रमुख नवाज शरीफ के साथ हैं। जाहिर है मंत्री मलिक रशीद अहमद खान सत्ताधारी शरीफ खानदान के बेहद करीबी हैं। अब यही मंत्री किसके साथ हैं वो भी देख लीजिए। ये मंत्री घोषित आतंकी और मोस्ट वांटेड तलहा सईद और पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। कसूर में हुए आतंकवादियों के सम्मेलन में सबसे पहले शहबाज सरकार का प्रतिनिधित्व मलिक रशीद अहमद खान ने किया, तो बेटी मरियम नवाज कहां पीछे रहती। पंजाब प्रांत की तरफ से आतंकवादियों के जमघट में स्पीकर ने हाजिरी लगाई। आतंकी सैफुल्लाह के दाईं तरफ बैठे इस शख्स का नाम है मलिक मोहम्मद अहमद खान और इसकी पहचान है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के विधानसभा स्पीकर की। स्पीकर जैसी संवैधानिक कुर्सी पर बैठने वाला यह शख्स आतंकवादियों के साथ कुर्सी पर काबिज है। मरियम का ये स्पीकर दहशतगर्दों का जबरा फैन है। जब कौमें खड़ी होती हैं तो अपने हीरोज को याद करती हैं। मेरा सैफुल्लाह कसूरी साहब की निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है
मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। ये भी पाकिस्तान में ही संभव है कि स्पीकर पद पर ऐसा शख्स काबिज हो जिसे आतंकवादियों में हीरो नजर आता है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के जितने पुराने रिश्ते आतंकवादियों से हैं, उतने ही गहरे संबंध शरीफ परिवार से भी। गवाही के तौर पर तस्वीरें आपके सामने हैं। स्पीकर मोहम्मद अहमद खान शहबाज शरीफ और मरियम के साथ नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के पुराने नेता हैं। कसूर से आई तस्वीर से साफ है कि उन्हें सदन संभालने की नहीं, आतंकवादियों से समन्वय बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान में आतंकवाद और सेना ये दोनों एक दूसरे के पर्याय है। ऐसे में पाकिस्तान में सत्ता में कोई भी आए, उसे सेना को खुश करने के लिए आतंकवादियों को खाद पानी मुहैया करवाना होता है। जिस तरह से शहबाज शरीफ खुद ही सेना के रहमो करम पर पाकिस्तान की सत्ता में आए हैं, तो उसी का ये फलसफा लगातार दिख रहा था कि कसूर में आतंकियों की इस पूरी मजलिस में, मजमे में शहबाज शरीफ के मंत्री और मरियम नवाज के स्पीकर विशेष रूप से न सिर्फ मौजूद थे, बल्कि आतंकियों की आवभगत भी कर रहे थे, उनकी शान में कसीदे भी पढ़ रहे थे। पाकिस्तान के रगों में आतंकवाद बहता है, ये उसके नेता खुद ही कबूल कर चुके हैं। आप इसकी कुछ मिसालें भी देखिए। अभी हाल ही में शहबाज सरकार के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दशकों तक आतंकी संगठनों की हिमायत कबूली थी। इससे पहले 2018 में डॉन अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने इशारों में 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में पाकिस्तान से आतंकवादियों को भेजे जाने की बात मानी थी। मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी 2009 में स्वीकार किया था कि पाकिस्तान ने जानबूझकर आतंकवादियों को पैदा किया, पाला और पोसा है। पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने 2010 के एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने और उन्हें फौज की ओर से ट्रेनिंग देने की बात कबूल की थी। जुलाई 2019 में तब के पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने बाकायदा सक्रिय आतंकी जमातों का हिसाब पेश किया था। इमरान के मुताबिक तब पाकिस्तान में 40 आतंकी संगठन और करीब 40,000 आतंकवादी सक्रिय थे। उन्होंने इन आतंकवादियों को अफगानिस्तान या पीओके में ट्रेनिंग लेने की बात भी मानी थी। यकीन माने, ये वीडियो डॉजियर, ये तथ्य और ये सत्य पाकिस्तान के गाल पर वो करारा तमाचा है जो उसे आज के बाद चैन से सोने नहीं देगा। इस तमाचे की चोट आतंकिस्तान को तब जरूर महसूस होगी जब वो खुद को आतंकवाद पीड़ित बताने का रोना रोएगा, ढोंग करेगा। पहलगाम समेत भारत की सरजमी पर आतंकी हमलों से पल्ला झाड़ने की नौटंकी अब वो ज्यादा दिन नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सरकार, उसकी आर्मी, उसकी आईएसआई और इन तीनों के खेतों में लगातार पैदा होते आतंकी, इस पूरे कॉकटेल को समझना है तो आप पीओके की ये पिक्चर भी देखिए। इसमें आपको पीओके को लेकर तीनों सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। पीओके में पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है? पीओके क्यों पाकिस्तान से छुटकारा चाहता है? पीओके की भारत वापसी में कितना समय है? 10 मई को जब भारत ने पाकिस्तान की पिटाई रोकी तो उसी दिन से हल्ला मचा हुआ है कि ये इतनी आगे बढ़ गए थे तो फिर पीओके को वापस क्यों नहीं ले लिया? सेना क्यों रुक गई? सीज फायर क्यों माना गया? यह भी पूछा जा रहा है कि पीओके वापस नहीं लेना है क्या? देश का मूड भूल तो नहीं गए? ऐसा दिखता तो नहीं कि पीओके कमिटमेंट से देश पीछे भी हट सकता है। एक तस्वीर आपके सामने है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी चित्रकूट में थे, जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य से उन्होंने जाकर मुलाकात की। रामभद्राचार्य उन्हें दीक्षा दे रहे थे और उसके बाद उनसे गुरु दक्षिणा भी मांग ली। गुरु दक्षिणा में क्या मांगा, क्या जानते हैं आप? उन्होंने आर्मी चीफ से मांगा कि पीओके वापस ला दो। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को आप सुन रहे थे। जिस समय महाकुंभ का आयोजन हुआ था उस समय अपने शिविर में रामभद्राचार्य की ओर से बाकायदा यज्ञ हवन पूजन का आयोजन किया गया था ताकि पीओके हिंदुस्तान में वापस फिर से मिल जाए। फिलहाल ये जनमानस है इस वक्त देश का कि पीओके तो वापस चाहिए ही। आज रक्षा मंत्री ने भी इस पर बड़ी बातें कही हैं।
उन्होंने क्या बयान दिया है सुनाएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले पीओके में पाकिस्तान के आतंकी करतूतों का बिल्कुल नया सबूत देखिए। पाकिस्तान की आर्मी ने रावलकोट में पीओके के जाने माने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जरनोश नसीम और उनके 3 साथियों की हत्या कर दी और ये ढोल पीट रहा है कि उसने 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। बॉर्डर के पार पीओके के हुसैनकोट जंगल में ये किलिंग हुई है। जिन 4 लोगों को मारा गया है उनमें जरनोश के साथ उनका भाई जिशान भी है। इस किलिंग के बाद पीओके पुलिस ने यह बयान दिया है कि सभी टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी थे। हमें इतला मिली कि वो हुसैनकोट के जंगल में एक गार में पनाह गजीर है, जिनके पीछे एक बड़ा सेटअप काम कर रहा है और डॉक्टर रऊफ एंड कंपनी जो जितने भी हैं वो सारे अफगानिस्तान में जो बैठे हुए हैं वो सारे लोगों के पीछे काम कर रहे हैं। जबकि जरनोश नसीम के बारे में जग जाहिर है कि वो पीओके के एक्टिविस्ट थे और पाक आर्मी के जुल्मों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, खुलेआम पीओके की आजादी की बात कहते थे। पिछले साल पाकिस्तानी आर्मी ने जरनोश को अगवा भी किया था। यह अगस्त 2024 के प्रदर्शन की तस्वीर है जब जरनोश की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में प्रदर्शन हुआ था। पाकिस्तान दुनिया में खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है, जबकि हकीकत ठीक इसके उलट है। असली आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी हुकूमत खुलकर गले मिलती है, आधी रात तक जलसे करती है, साथ बैठकर लंबी तकरीरें करती है, जबकि पीओके के फ्रीडम फाइटर्स को उसकी आर्मी और पुलिस जंगल में ले जाकर गोली मार देती है। फिर झूठ का डंका बजाती है कि पाकिस्तान तो खुद आतंक झेल रहा है। लेकिन आधी बुद्धि से बोला गया झूठ पाकिस्तान को फिर फंसा चुका है। टीटीपी का कोर फील्ड एरिया अफगानिस्तान बॉर्डर है, ना कि पीओके। और अब यही सफेद झूठ पीओके के गुस्से को भड़का रहा है। पीओके में पाकिस्तान से आजादी की छटपटाहट और भारत से जुड़ने की चाहत पर हम विस्तार से कई बार आपको जानकारी दे चुके हैं। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से कबायली कश्मीर में घुसे थे। 1 जनवरी 1949 को भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हुआ। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का आकार 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का था। इसमें से 78,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से में पाकिस्तान जमा रहा, जिसे पीओके कहते हैं। 1963 में पाकिस्तान ने इसमें से 5,180 वर्ग किलोमीटर चीन को दे दिया था। पीओके को वापस भारत से जोड़ना 1994 में देश की संसद का लिया हुआ संकल्प है। पाकिस्तान को लेकर भारत के 3 सूत्रों में एक सूत्र यही है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी कि वो कब भारत को लौटा रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए आप सुने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके के मुद्दे पर क्या कहा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदली है, खुद पीओके में रुझान बढ़ा है कि उसके अच्छे दिन भारत से जुड़कर ही आएंगे। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहां जाएगा। रक्षा मंत्री के संकेतों को पढ़ें तो शायद भारत थोड़ा और रुकेगा। हथौड़े की चोट तब जोरदार होती है जब लोहा बिल्कुल गर्म हो। पीओके में ये लोहा तप कर एकदम लाल हो जाए। लगता है भारत बस इसी बात के इंतजार में है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सिंदूरी सियासत की। सिंदूरी सियासत में आज हमारे पास दिखाने के लिए 2 तस्वीरें हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी सेना के शौर्य की और आतंक के खिलाफ भारत के संकल्प की कहानी पूरे देश को सुना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने पटना में रोड शो किया, उससे पहले बंगाल के अलीपुर द्वार में एक जनसभा की, लेकिन पीएम ने वहां जो कहा उसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुस्से में आ गई। दूसरी ओर दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भारत की 7 टीमें विदेश में अपने मिशन पर हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज अपने ही नेता शशि थरूर को घेरने में बहुत दिलचस्पी दिखाई है। कांग्रेस ने शशि थरूर पर मोदी की बैटिंग करने के जो आरोप लगाए थे, आज शशि थरूर ने भी उस पर बहुत तगड़ा जवाब दिया। सिंदूरी सियासत जबरदस्त हुई है और इसमें निशाने पर आज दिन भर 2 ही किरदार रहे, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे शशि थरूर। पहले प्रधानमंत्री मोदी की ही बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पीएम मोदी एक बार फिर से आज जनता के बीच में हैं। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 2 राज्यों का दौरा किया है, बंगाल और बिहार। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा रोड शो किया। आप इसे तिरंगा यात्रा या सिंदूर सम्मान यात्रा का भी नाम दे सकते हैं। पूरे पटना में आज ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त ब्रांडिंग थी और सिंदूरिया सियासत पूरे पटना में दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर वैसा ही उत्साह था जैसा पिछले दिनों आपने गुजरात के 3 शहरों की सिंदूर सम्मान यात्रा में देखा था। प्रधानमंत्री आज पटना में ही रुकेंगे, कल बिहार को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे और कल ही उनकी सभा भी होगी। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहार से प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया है। प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सिंदूर पर आज जो बयान सामने आया वो बंगाल से। प्रधानमंत्री का आज पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम था, जहां उन्होंने अलीपुर द्वार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस सभा की खासियत थी कि यहां प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर तो बोले ही, लेकिन ममता सरकार भी उनके निशाने पर रही। यानी सभा में सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम पर ही बात नहीं हुई, ममता राज पर भी निशाने साधे गए। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा उठा रही है और उसे अपने फायदे में कैश करा रही है। जिस वक्त बंगाल से निकलकर पीएम बिहार पहुंच चुके थे, पटना में रोड शो कर रहे थे, उसी वक्त बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी सामने आई। ममता ने बंगाल में दिए भाषण को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस वक्त पूरा विपक्ष सरकार का साथ दे रहा है, 33 देशों के मिशन पर टीएमसी के सांसद और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री ऐसे में भी राजनीति कर रहे हैं। इस गुस्से में ममता बनर्जी को आज कांग्रेस का भी साथ मिला। ममता बनर्जी और कांग्रेस ने क्या कहते हुए हमला बोला है, सुनिए। क्या सोचता है उन्होंने कि जो भी मर्जी वो कर सकता है, जो भी मर्जी बन सकता है। उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल का करेगा। क्या हिम्मत है तो काल इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। मैं तो समझती थी कि पसीना मलकर चेहरा चमकाते हैं, अब सिंदूर और वर्दी पर सियासत करके चेहरा चमका रहे। सेना की वर्दी और बांग के सिंदूर का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए आप क्यों कर रहे हैं मोदी जी? कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू, आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू। यूं रोड शो करे जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर दिखा दिखा के अपने आप को आर्मी की वर्दी में दिखा दिखा के रोड शो कर रहे हैं। कम से कम उनके जख्मों पर मरहम तो लगाइए।
आपको ये भी बताते चले कि कल प्रधानमंत्री को बिहार से उत्तर प्रदेश भी जाना है। कल कानपुर में प्रधानमंत्री की सभा होनी है। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर पर वो वहां पर कुछ बोलेंगे ही। ऐसे में मानकर चले कि सिंदूरी सियासत की कल के दिन भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी चुनावी माइलेज लेना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की पिटाई से क्या वाकई बीजेपी को कोई लाभ होगा? ये सबसे पहले बिहार में ही साफ होगा, जहां इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और अब सिंदूरी सियासत का दूसरा पार्ट आपको दिखा देते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, इसमें सियासत का सेंटर पॉइंट कांग्रेस सांसद शशि थरूर रहे, जो इस वक्त विदेश में हैं। उन 7 टीमों में से एक टीम के कैप्टन हैं, जो पाकिस्तान की पोल खोल रही है। पहले एक रील देखें कि पाकिस्तान की परतें खोलने के मिशन में ये टीम कहां तक पहुंची है। डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। That the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. ये भी बताया कि एक वीक पहले उनके जो आर्मी चीफ थे उनका बयान क्या था। ये भी बताया कि पूरा का पूरा ट्रेनिंग और स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान का टेररिज्म को बढ़ाना है। The attack happened on the 22nd of April. We waited for 2 weeks, 14 days. We waited with the hope that Pakistan government will do something to bring the perpetrators to book and do justice to the enemy. असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर, अभिषेक बैनर्जी, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, सबके सब मिशन इंडिया पर हैं। लेकिन कांग्रेस को अपने ही बैट्समैन पर शक है। उसे शक है कि शशि थरूर इंडिया के लिए नहीं, पीएम मोदी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में शशि थरूर के खिलाफ फील्डिंग शुरू हो गई है। हालांकि अब थरूर ने भी घर में बैठे विरोधियों पर बाउंसर दे मारा है। पहले देखें कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। पनामा यात्रा में थरूर की ओर से कहा गया कि बीजेपी सरकार में पहली बार क्रॉस बॉर्डर पार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इसी से कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई। बयान आते ही कांग्रेस नेता उदित राज ने थरूर पर हमला बोल दिया और पार्टी के बड़े नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने उदित राज को टोकने रोकने की बजाय उनके बयान को एंडोर्स कर दिया। उदित राज का बयान क्या था, सुनिए। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी। तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए। और अब आपको दिखा देते हैं कि आज क्या हुआ। शशि थरूर पर हमला हुआ तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उनके साइड के लिए बैटिंग पर आ गए। रिजिजू ने कांग्रेस से सवाल पूछ डाले। कांग्रेस का हाथ किसके साथ? क्या कांग्रेस पार्टी में देश के लिए बोलना मना है? हम भारतीयों को कम से कम इस महत्वपूर्ण समय में एक स्वर में बोलना चाहिए। थरूर को 7 टीमों में से एक टीम का लीडर बनाने पर कांग्रेस को भारी कष्ट था। कांग्रेस ने क्या क्या कहा था आपको पता ही है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि अपने ही अपनों की टांग खिंचाई करने पर किस तरह से उतारू हैं और थरूर ने इस पर क्या कहा। थरूर ने अपनी ही पार्टी को एक बड़ा बाउंसर मारा। नाम लिए बगैर एक्स हैंडल पर थरूर ज्ञान जो सामने आया वो देखिए। भारतीय सेना की एलओसी पार की वीरता के प्रति मेरी कल्पित अज्ञानता पर फट रहे अति उत्साहियों के लिए मैं सिर्फ आतंकी हमलों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाहियों की बात कर रहा था, न कि पिछले युद्धों की। मैं हाल के वर्षों में हुए हमलों का जिक्र कर रहा था, जिन पर भारत की प्रतिक्रिया संयमित और सीमित रही। फिर भी मेरे बयान को अपने भले के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए आलोचकों और ट्रोलों का स्वागत है। मेरे पास सच में बहुत अच्छे काम है, सच में अच्छे काम है मुझे करने के लिए। शुभ रात्रि।
अब शशि थरूर की ओर से ये बातें रखी गई तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बात को किस तरह से ले रही होगी। फिलहाल ये गजब है कि अपने ही पार्टी के सांसद को लेकर कांग्रेस पार्टी इस वक्त असहज नजर आ रही है। और अब जनहित में भारतीय सेना के भविष्य का नया एल्बम, नया चैप्टर दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जवाब देने वाली 2 महिला सैन्य अफसरों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर पूरा देश गर्व कर रहा है। अब देश को ऐसी कई सोफिया और व्योमिका मिलने वाली हैं। पुणे के खड़कवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी से देश की पहली 17 महिला कैडेट्स ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और एनडीए से निकलने वाली देश की ये 17 बेटियां सेना के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सेना के हर शौर्य में हमारी बेटियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई दिखाई देंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह को हम सब ने देखा। और अब आज का जनहित मंत्र, गुनहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। गुनहगार लोक लाज को ताक पर रखकर बचने की 100 कोशिशें करता है, लेकिन निर्दोष जरा भी दाग लगने से शर्मसार हो जाता है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।